सबसे पहले हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस है क्या, क्या मीनिंग है इसका। देखिए सब लोग ध्यान से, सी प्लस प्लस एक्चुअल में सी प्लस प्लस हम लिखे हैं। सब लोग प्लस प्लस ऑपरेटर पढ़े होंगे, सब लोग इससे पहले सी पढ़े हैं और सी में ये प्लस प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल देखे होंगे। इसको क्या बोलते हैं? इस प्लस प्लस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देना। यानी प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लीजिए आई एक वेरिएबल हो, इसका वैल्यू हो 5, अगर हम लिखें आई प्लस प्लस तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई का वैल्यू 6 हो जाएगा। यानी अगर किसी वेरिएबल पर हम प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा? एक से इंक्रीज कर जाएगा। यानी अगर आई प्लस प्लस लिखे तो आई का वैल्यू 6 हो गया। अब देखिए इस आई प्लस प्लस के जगह अगर हम चाहें तो इसी बात को लिख सकते थे क्या? आई इक्वल टू आई प्लस 1। यानी हम आई प्लस प्लस लिखें या आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखें, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। जब आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखेंगे तो ये भी क्या प्रिंट करेगा? 6 प्रिंट करेगा। यानी जहां हम आई प्लस प्लस लिखते हैं उसी बात को क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब है कि जहां हम सी प्लस प्लस लिखते हैं उसी को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सी इक्वल टू सी प्लस 1। यानी हम सी प्लस प्लस लिखें या फिर सी इक्वल टू सी प्लस 1 लिखें, मीनिंग सेम होगा। अब देखिए सी इक्वल टू सी प्लस 1 अगर लिखते हैं तो अब देखिए तो इसको जब सी प्लस प्लस को डिकम्पोज किए तो क्या हुआ? सी प्लस 1। सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। और 1 क्या है? तो ये है एडिशनल फीचर्स। एडिशनल फीचर्स अब आप समझ रहे होंगे। देखिए सी प्लस प्लस पढ़ने का मतलब क्या है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप पढ़े हैं प्रीवियस ईयर सेमेस्टर में वो तो आपको पढ़ना ही है, साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स। यानी सी प्लस प्लस का मतलब है जो सी प्रोग्रामिंग आप पढ़े हैं वो, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ दिया गया और इसी का नाम दे दिया गया क्या? सी प्लस प्लस। यानी सी प्लस प्लस आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट नहीं है। जो आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े हैं सी, उसी को रिवाइज कर, मतलब उसको तो पढ़ना है ही, उसके अलावे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया गया और ये एक्स्ट्रा फीचर्स एक्चुअल में क्या है? उप्स है। उप्स है। यानी सी में उप्स के कंसेप्ट को जोड़ दिया गया और इसका एक नया नाम क्या दे दिया गया? सी प्लस प्लस। सब लोग को क्लियर है? देखिए सी प्लस प्लस क्या है? तो सी प्लस प्लस एक्चुअल में जो अभी से पहले आप सी पढ़े हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी पढ़े हैं, वही उसी का अपडेटेड इम्प्लीमेंटेशन है। यानी सी में जो कुछ भी पढ़े हैं वो तो सी प्लस प्लस में आप पढ़ेंगे ही, इसके अलावे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ा गया है। वो एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है? उप्स का कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, और ये दोनों मिलकर के क्या कहलाया? सी प्लस प्लस। देखिए इसको अगर हम इस तरह से ग्राफ से दर्शाएं, देखिए तो ये अगर 1% से लेके अगर ये 100% हम बोले तो एक्चुअल में ये जो 60% पार्ट है वो क्या है? सी है। और ये जो 40% पार्ट है वो क्या है? उप्स है। बात समझे? यानी ये जो 60% पार्ट है वही पुराना चीज जो सी में पढ़े हैं वो, और ये 40% पार्ट क्या है? उप्स का कॉन्सेप्ट है। और जब ये दोनों मिल गया तो क्या कहलाया? सी प्लस प्लस। यानी सी प्लस प्लस में 60% तो वही चीज पुराना जो आप पढ़े हैं सी में वही है, 40% एक्स्ट्रा पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट, और जब ये दोनों मिल गया तो कहलाया सी प्लस प्लस। देखिए जब हम सी प्लस प्लस पढ़ने की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम यही 40% पार्ट पढ़ते हैं, क्योंकि ये 60% पार्ट तो ऑलरेडी हम प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ के आए होते हैं। इसलिए एक्चुअल में सी प्लस प्लस में हम यही 40% पार्ट पढ़ते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि इस 40% पार्ट को अच्छे से समझने के लिए ये जरूरी है कि ये 60% पार्ट का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये 40% पार्ट को सही से समझ पाएंगे। तो देखिए सी प्लस प्लस में हम पढ़ाएंगे तो यही 40% पार्ट जो उप्स का कंसेप्ट है, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले एक बार हम ये 60% पार्ट को रिवाइज करेंगे। लेकिन ये रिवीजन सी प्लस प्लस के तरीके से होगा। यानी सी प्लस प्लस यूज करते हुए ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का जो सी का कंसेप्ट है इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये हम एक बार रिवाइज करते हुए और तब पहुंचेंगे ये उप्स के कंसेप्ट में, जहां से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट और उसका प्रोग्राम शुरू होगा। समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक किन्हीं को? नहीं सर।
तो चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन सी प्लस प्लस का। लिखिए सब लोग सी प्लस प्लस इंट्रोडक्शन। लिखिए इंट्रोडक्शन और सबसे फर्स्ट लाइन लिखिए, लिखिए सी प्लस प्लस इज सुपर सेट ऑफ सी। सी प्लस प्लस इज सुपर सेट ऑफ सी, फुल स्टॉप। लिखिए एवरी वैलिड स्टेटमेंट ऑफ सी, every valid statement of C is also valid in C++. Every valid statement of C is also valid in C++. But vice versa is not correct. But vice versa is not correct. फुल स्टॉप। और सब लोग समझिए, देखिए हम बताए फर्स्ट लाइन में कि C++ इज सुपर सेट ऑफ C, यानी C++ एक्चुअल में C का ही सुपर सेट है। सब लोग सुपर सेट और सबसेट समझते हैं। देखिए जैसे A को हम B का सुपर सेट बोलेंगे कब, अगर B का सारा एलिमेंट किसमें अवेलेबल हो, A में अवेलेबल हो। हम यही बात बताए कि C++ का ही सुपर सेट है, मतलब एवरी वैलिड स्टेटमेंट ऑफ C इज ऑल्सो वैलिड इन C++, यानी C का हर वैलिड स्टेटमेंट C++ में भी वैलिड होगा। यानी C में जो कुछ भी आप पढ़े हैं वो सारा चीज का इस्तेमाल C++ में भी कर सकते हैं, वो सारा फीचर सारा प्रोग्राम C++ में भी वैलिड होगा। बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, यानी C++ का कोई सेपरेट फीचर्स कभी भी C में एक्सेसिबल नहीं होगा। क्लियर है सबको? देखिए एक बार फिर सुन लीजिए, हम लिखा है कि C++ इज सुपर सेट ऑफ C, यानी C++ का ही सुपर सेट है। एवरी वैलिड स्टेटमेंट ऑफ C इज ऑल्सो वैलिड इन C++, यानी C का हर वैलिड स्टेटमेंट C++ में भी वैलिड है, यानी C का हर स्टेटमेंट हर फीचर्स का इस्तेमाल आप C++ में यूज कर सकते हैं। बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा, यानी C++ का कोई भी फीचर C में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। C++ का कोई भी सेपरेट फीचर्स का इस्तेमाल आप C में नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए लिखिए C++ इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ C++ is based on the concept of object oriented programming. C++ is based on the concept of object oriented programming. Object oriented programming. Full stop. लिखिए object oriented means resource must be accessed by the object. Resource must be accessed by the object. Full stop. और सब लोग समझिए, देखिए हम बतलाए कि C++ इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी C++ एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को फॉलो करता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है इसको बाद में हम डिटेल्स में जानेंगे, अभी आप एक लाइन में समझिए। देखिए हम एक सेंटेंस में लिखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस रिसोर्स मस्ट बी एक्सेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत होना। देखिए हम बतलाए कि C++ में हम जो भी रिसोर्स डिफाइन करेंगे, जो भी फीचर्स डिफाइन करेंगे, उस फीचर्स को यूज करने के लिए हमको किसकी जरूरत होगी? ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। प्रोग्राम लिखने का ये तरीका, ये अप्रोच क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। फिर से सुनिए, हम बताए कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि C++ में हम जो भी रिसोर्स डिफाइन करेंगे, जो भी फीचर्स डिफाइन करेंगे,
उस रिसोर्स, उस फीचर्स को यूज करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। यानी उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए हम पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम लिखने का ये अप्रोच, ये तरीका, ये टेक्निक्स क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स। बात समझ रहे हैं? देखिए एक्चुअल में सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखने का मेथड क्या है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसको यूज करके हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते हैं। क्या मीनिंग है? जैसे सी प्लस प्लस में जो भी रिसोर्स आपको डिफाइन करना है, जो भी डेटा और मेथड्स डिफाइन करना है, उस डेटा मेथड्स को हम कहां डिफाइन करेंगे? क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर जो कुछ भी रिसोर्स डिफाइन करेंगे, उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्राम लिखने का ये अप्रोच, प्रोग्रामिंग का ये तरीका कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स। कोई दिक्कत समझने में कि नहीं को? बताइए। नो सर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, एक लाइन में हम ये समझाए। अब देखिए आगे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कैसे पता करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं। जैसे अभी से पहले आप प्रीवियस सेमेस्टर में सी पढ़े, तो सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? और कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है? तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, सब लोग लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कंसीडर्ड एज उप्स। A programming language can be considered as OOPS. OOPS मतलब object oriented programming. OOPS if they have following properties. If they have following properties. If they have following basic properties. और कौन कौन सा? फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग HIDING, डेटा हाइडिंग। सेकंड में इनकैप्सुलेशन EN, इनकैप्सुलेशन। थर्ड में इनहेरिटेंस IN, थर्ड में इनहेरिटेंस। फोर्थ में पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ में पॉलीमॉर्फिज्म POLY, पॉलीमॉर्फिज्म। और फिफ्थ में एब्स्ट्रैक्शन, फिफ्थ में एब्स्ट्रैक्शन ABSTRACTION, एब्स्ट्रैक्शन। और सब लोग समझिए, देखिए हम बताए कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोल सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कब? अगर उसके अंदर ये फॉलोइंग फीचर्स अवेलेबल हो। देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम कैसे जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं? तो हम बताए इसका कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिनिमम ये 5 फीचर्स अवेलेबल हो। कौन कौन सा? डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। यानी अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिनिमम ये 5 बेसिक फीचर्स अवेलेबल हो तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए एक्चुअल में पूरे C++ के अंदर आपको यही 5 चीज पढ़ना है जो अभी हम 5 चीज मेंशन किए हैं। पूरे C++ में यही 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। देखिएगा आगे चल के हम C++ में जो कुछ भी पढ़ाएंगे, जो कुछ भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो सारा टॉपिक इसी 5 में किसी न किसी फीचर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बना हुआ होगा। या तो वो डेटा हाइडिंग के फीचर्स को इंप्लीमेंट करता होगा, या इनकैप्सुलेशन को, या इनहेरिटेंस को, या पॉलीमॉर्फिज्म को, या एब्स्ट्रैक्शन को। यानी पूरे C++ के अंदर जो हमको पढ़ना है उसका कोर यही 5 चीज है, डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन।
तो आगे चल के हम इस सारे चीज को डिटेल्स में तो जानेंगे ही, फिलहाल इस सब को हम एक एक लाइन में अभी जानेंगे कि ये पांचों चीज है क्या, जिसको हम सी प्लस प्लस में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम एक एक लाइन, जस्ट एक एक लाइन इस सब के बारे में जानेंगे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, डेटा हाइडिंग। फर्स्ट लिखिए डेटा हाइडिंग, और एक लाइन लिखिए, लिखिए डेटा हाइडिंग मीन्स, डेटा हाइडिंग मीन्स to control the accession of data. Data hiding means to control the accession of data. Accession. To control the accession of data. It means resource must be accessed. It means resource must be accessed by the right person. Resource must be accessed by the right person and right place. Resource must be accessed by the right person and right place. फुल स्टॉप। और सब लोग ध्यान दीजिए, देखिए डेटा हाइडिंग मतलब डेटा को हाइड करना, डेटा को छुपाना। क्या मतलब है? जैसे किसी भी चीज को हम क्यों छुपाते हैं? किसी भी चीज को छुपाने का, हाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों छुपाते हैं? जब हम ये चाहते हो कि उस चीज को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना करे। देखिए डेटा हाइडिंग का एक लाइन में ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे ये मार्कर मेरा है, हम इसको छुपा के रखते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव होता है कि इस डेटा को कौन एक्सेस करेगा और कौन एक्सेस नहीं करेगा, इस पर कंट्रोल मेरा हो, हमसे बिना पूछे हुए इस डेटा को कोई एक्सेस ना करे। बस यही एक लाइन हम लिखाए कि डेटा हाइडिंग मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेशन ऑफ डेटा। यानी डेटा हाइड करने का मतलब है डेटा के एक्सेशन को कंट्रोल करना। एक्चुअल में डेटा हाइडिंग ये इंश्योर करता है कि जो भी रिसोर्स हम डिफाइन किए हैं वो निश्चित रूप से राइट पर्सन के द्वारा और राइट प्लेस पर ही इस्तेमाल हो। यानी जो भी डेटा या मेथड्स है वो निश्चित रूप से राइट पर्सन और राइट प्लेस पर ही इस्तेमाल हो। देखिए एक्चुअल में ये सिक्योरिटी फीचर्स को इन्फोर्स करता है, इंप्लीमेंट करता है कि जो भी रिसोर्स प्रोग्राम में इस्तेमाल किया गया है वो रिसोर्स किसके द्वारा और कहां इस्तेमाल किया जाएगा, इसी चीज को डिफाइन करता है कौन? डेटा हाइडिंग। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग एमसीए के स्टूडेंट हैं, हो सकता है इससे पहले बीसीए, बीएससी आईटी या बीएससी बीए इस तरह का कोर्सेज, बैचलर डिग्री सब लोग पूरा किए हैं। मान लीजिए कि बीसीए का आपको जो फाइनल डिग्री है वो नहीं मिला है अभी तक। अब वो डिग्री आपको निकालना, अभी जरूरत है निकालना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, यूनिवर्सिटी के ऑफिस जाना होगा, वहां जो प्रोविजन होगा, कुछ ड्राफ्ट वगैरह लगता है, वो ड्राफ्ट बना करके वहां जो क्लर्क है उसको देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। फिर क्लर्क आपको वो रिसीव करेगा और फिर आपको 1 दिन 2 दिन या 2 घंटे 4 घंटे में बुलाएगा और तब वो डिग्री सर्च करके आपको लेके देगा। देखिए कभी ऐसा होगा कि जब आप जाइएगा वो डिग्री लेने के लिए, तो जब क्लर्क के पास जाइएगा तो वो ड्राफ्ट ले लेगा और कहेगा ठीक है जाइए उस रूम में जाके सबका डिग्री रखा हुआ है, आप अपना सर्च करके ले लीजिए। क्या कभी ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? हालांकि उस रूम में, स्टोर रूम में जो सब डिग्री रखा हुआ है वो तो स्टूडेंट का ही है, मतलब उस पर अधिकार किसका है? स्टूडेंट का। तो आप तो जाके ले ही सकते हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअल में उस रूम में जो भी सर्टिफिकेट डिग्री रखा हुआ है वो है तो आपका, लेकिन डायरेक्ट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने का प्रिविलेज किसको है? वहां जो क्लर्क है वो। यानी आपका डेटा होते हुए भी डायरेक्ट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एक्सेस करने का प्रिविलेज वहां जो ऑपरेटर बैठा है, वहां जो क्लर्क बैठा है उसको है, और इसलिए आप डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप एक्सेस करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? आप गए रूम में, अपना डिग्री तो लिए ही, पता चला 2-4 को और लेके निकल गए, तो अब उस केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसी से बचने के लिए एक कंसेप्ट बनाया गया कि नहीं, आप डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसको एक्सेस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कलर का। आप कलर को कहिएगा, वो आपको लाके और अपना मार्कशीट या डिग्री जो भी है रिसीव कर लेना होगा। देखिए यही एक्चुअल में डेटा हाइडिंग है। मतलब कौन डेटा किसके द्वारा और कहां एक्सेस होगा, इस पर कंट्रोल किसका है? कलर का है वहां।
यानी उस रूम में जो भी सर्टिफिकेट रखा है उसको एक्सेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्लर्क की। अब आपका डेटा है तो क्लर्क वहां से रिसीव करके आपको देगा और इस तरह से सिक्योरिटी मेंटेन रहेगा, यानी बाद में अगर डेटा लॉस हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया जा सकता है कि इसको कौन एक्सेस कर रहा था। बस यही कंसेप्ट है डेटा हाइडिंग का। यानी सी प्लस प्लस में हम जो भी रिसोर्स डिफाइन करते हैं उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उस पर किसका कंट्रोल हो, उसको कौन एक्सेस करेगा और कौन एक्सेस नहीं करेगा, इस पर मेरा कंट्रोल हो। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट। सी प्लस प्लस इस फीचर्स को कैसे इंप्लीमेंट करता है, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखिए, लिखिए सी प्लस प्लस इंप्लीमेंट दिस फीचर, सी प्लस प्लस इंप्लीमेंट दिस फीचर यूजिंग, सी प्लस प्लस इंप्लीमेंट दिस फीचर यूजिंग access specifier, access ACC, access specifier, access specifier, private, public and protected, private, comma public and protected, protected for the member of class, for the member of class, full stop। देखिए हम बतलाए कि इस डेटा हाइडिंग के कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस कैसे इंप्लीमेंट करता है, तो आगे चल के हम सी प्लस प्लस में आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे एक्सेस स्पेसिफायर। इसके अंदर हम लोग 3 एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना सीखेंगे, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। और एक्चुअल में यही 3 एक्सेस स्पेसिफायर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा कहां और किसके द्वारा इस्तेमाल होगा। बात समझ रहे हैं? यानी आगे चल के हम क्लास के मेंबर के लिए 3 तरह का एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना सीखेंगे, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। और एक्चुअल में यही 3 एक्सेस स्पेसिफायर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा रिसोर्स कहां और किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है सबको डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? नो सर। तो डेटा हाइडिंग हो गया। अब लिखिए सेकंड, इनकैप्सुलेशन। सेकंड लिखिए इनकैप्सुलेशन। और इसको हम अब नेक्स्ट डे से करेंगे कंटिन्यू। आज फर्स्ट क्लास है तो आज जस्ट हम इंट्रोडक्शन दिए हैं,